नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें 30 प्रश्न हैं और ये 30 प्रश्न जो है आपके रीट एग्ज़ाम के परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेंगे और संपूर्ण सिलेबस से संबंधित ये 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपकी तैयारी कितनी है, आप यहाँ से 30 क्वेश्चनों से आकलन कर सकते हैं और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है और प्रश्नों का लेवल कैसा था वो भी ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकल्प नंबर ए है विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा है विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। और चौथा आपका है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि संबंधित नहीं है, तो आप जल्दी से कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 1 है उसका सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, सी बिल्कुल गलत है और यहाँ पर गलत ही पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो तीसरा नहीं है। विभिन्न पक्ष जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म लेखक के आपको पुस्तक का नाम लेखक का नाम बताना है। पुस्तक के विकल्प आपके हैं स्किनर, हल, पावलव और थॉर्नडाइक। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए स्किनर। जी हाँ दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? स्किनर ने लिखी है। आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से सुमेलित नहीं है? ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पलायन, भय। दूसरा है संवेदना, आश्चर्य। तीसरा है युद्ध प्रियता, क्रोध। और चौथा है अप्रियता, घृणा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, तो आपका विकल्प नंबर जो है 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। संवेदना आश्चर्य जोड़ा बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। नेक्स्ट अगला देखिए, गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, डर्टी एज यानी गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पहला विकल्प शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा बाल्यावस्था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाल्यावस्था को डर्टी एज यानी गंदी आयु भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न है 5वां। किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? जो पीटीआई एग्जाम हुआ था पिछले साल उसमें ये सवाल आया था। किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? विकल्प 40%, 35%, 45% या 33%। बताइए प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों, 5वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45% रहता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। कुछ न सीखना, सीखने में बाधा उत्पन्न होना, बाएं हाथ से सीखना या गलत कौशल सीखना। दोस्तों, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण का मतलब क्या है ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सीखने में बाधा होना। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब है कि सीखने में बाधा उत्पन्न होना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है 7वां प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे।
गहने के अनुसार निम्न में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है। आपको पता है रॉबर्ट गहने ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था उसमें कुल 8 प्रकार बताए थे, उसमें से 4 नाम यहाँ पर आपको विकल्पों में मिल रहे हैं और उनका आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो आठों नाम याद होंगे तभी ये सवाल हल होगा, आठों नाम आपको याद होने ज़रूरी है। तो ए बी सी और डी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक इनका अवलोकन कीजिए और बताइए कि सही क्रम 4 का कौन सा बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय और समस्या समाधान, यह आएगा इसका सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम से संबंधित यह परिभाषा किसकी है। गेट्स व अन्य, मॉर्गन एंड गिलफोर्ड, स्किनर या क्रॉनबेक। बताइए दोस्तों जल्दी से। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा गेट्स व अन्य, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कहा था गेट्स व अन्य ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। विकल्प है अंतर्नोद, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन या रटंत स्मृति। बताइए दोस्तों कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रटंत स्मृति इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। 10वां प्रश्न देखेंगे, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने अवेलेबल है। तो इनमें से आगमनात्मक तर्क में जो है कल्पना शामिल नहीं रहती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा 10वें का। 11वां है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है। आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि या लक्ष्य या प्रोत्साहन। बताइए 4 विकल्प है, आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, लक्ष्य अथवा प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है तो उपलब्धि नहीं होगा, बाकी एन डी आई होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 11वें में। 12वां है, मेस्लो का सिद्धांत डॉट 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 पर आधारित है। यानी मेस्लो का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर या कार्यों पर। बताइए जल्दी से 12वें प्रश्न का उत्तर। जी, मेस्लो का जो सिद्धांत है वह आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्जनात्मकता से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों 13वें में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 14वां प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या ये सभी। प्रश्न नंबर 14 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं या सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यह है सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया जो है दोस्तों पठन विकार से संबंधित है। इसमें बालक जैसे बट को पीयूटी पट बोलता है, वाज को सा बोलता है, तो पढ़ने से संबंधित विकार है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। आपको पता है कि व्यक्तित्व का
वर्गीकरण क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर किया था। तो यहाँ पर उनसे संबंधित कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है। विकल्प हैं पिकनिक, एथलेटिक, कोलेरिक, एस्थेनिक। बताइए कि प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जी, क्रेस्मर ने जो है कोलेरिक प्रकार का नहीं बताया है, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक बताया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला है बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या अभिक्षमता। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा बुद्धि, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 9 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर सूत्र आपको लगाना है IQ बराबर MA/CA × 100। तो आपको MA ज्ञात करनी है, बाकी आपको दिया गया है सब कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, IQ का मान कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। बराबर में यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात करनी है और यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 12 × 100। तो ये 12 इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे 75 × 100 बट्टा 75 × देखिए 75 × 12 बट्टा 100। 25 की टेबल से 3 बार, 25 की टेबल से 4 बार, तो 3 3 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न या अल्फ्रेड बिने। बताइए ये किसने कहा था कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, और वे 4 शब्द हैं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा अल्फ्रेड बिने ने कहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, हावर्ड गार्डनर से संबंधित जो सिद्धांत है बुद्धि का, बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने 9 प्रकार बताए। वो 9 के 9 प्रकार आपको याद होने चाहिए। हर एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर है कि कौन सा नहीं है बताना है। गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर व्यक्तिक कौशल या व्यावहारिक कौशल। बताइए यहाँ पर 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी, 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, व्यावहारिक कौशल उन्होंने नहीं बताया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने 9 प्रकार बताए और 9 प्रकार आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है 21वां, बाल अपराध का कारण नहीं है पूछा है। प्रश्न को ध्यान से समझ लेना। गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष या असफलता। बाल अपराध का कारण नहीं है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, उचित घरेलू वातावरण। ये बाल अपराध का कारण नहीं माना जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 21 का। 22वां देखिए, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। विकल्प 1 धारा प्रवाहिता, विकल्प 2 लचीलापन, विकल्प 3 तार्किकता, विकल्प 4 मौलिकता। टॉरेंस ने जो सृजनात्मकता परीक्षण दिया था उसके तत्व का मापन नहीं है। किस तत्व का, तार्किकता का। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। 23 नंबर पे आ जाइए, बुलीमिया है। बुलीमिया क्या है दोस्तों। अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति या गणना विकृति। बताइए जल्दी से बुलीमिया क्या है। प्रश्न नंबर 23 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। बुलीमिया क्या है। तो ये दोस्तों बुलीमिया जो है वो भोजन ग्रहण संबंधी विकृति है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का।
24वें में आ जाइए, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, साचर्य, तादात्म्य या औचित्य स्थापन। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में। तो यहाँ पर आप सभी को बताया कि साचर्य जो है वो रक्षात्मक युक्ति नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। 25वां है, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? विकल्प नंबर 1, बालक और उसके वातावरण में असंतुलन। दूसरा, स्वार्थी व असामाजिक होना। तीसरा, संवेगात्मक असंतुलन। चौथा है उपरोक्त सभी। कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यहाँ पर जो विकल्प है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। ठीक है, क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों कारण ही है कुसमायोजन से तात्पर्य। ठीक है, अगला देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ग्रेड में आया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1995, 1999, 2016 या 1992? बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 26 जो है उसका सही विकल्प रहेगा सी ऑप्शन। 2016 में जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ... किससे प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है, ये पूछा गया है 27वें में। तो सही उत्तर रहेगा रचनावाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28वां, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एंड वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न या प्रायोगिक प्रश्न? बताइए प्रश्न नंबर 28 का सही विकल्प कौन सा रहेगा? एक प्रमाणीकृत परीक्षण में दोस्तों, तो इसका जो सही विकल्प है वो रहेगा विश्वसनीयता एंड वैधता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रमाणीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता होती है। अगला देखेंगे 29वां, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, सामान्य अनुप्रयोग पर या सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर? बताइए दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देता है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही विकल्प रहेगा तात्कालिक अनुप्रयोग पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 29 का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? 800 घंटे, 1000 घंटे, 1100 घंटे या 900 घंटे? बताइए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? प्रश्न नंबर 30 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 30 का सही विकल्प रहेगा पहला ऑप्शन, 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्नों का लेवल कैसा था, और ये सुबह सुबह 7 बजे ये टेस्ट सीरीज जारी रखें कि आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।